इस पाठ में किसके बारे में जानेंगे? जो इस पाठ की लेखिका है। कौन है इस पाठ की लेखिका? कि भाई जिंदगी नामा किसकी रचना है, आप बताएंगे। संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है, प्रश्न पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाए, मियां नसरुद्दीन किसकी रचना है? रोटी बनाने वाले, कितनी तरह की उन्हें रोटियां बनाना आता था? तो मियां नसरुद्दीन क्या है? अखबार वालों को, बनाने वाले और पढ़ने वाले को क्या समझते थे? हेलो बच्चा लोग मेरे, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? तो बच्चा, आज आपकी गरिमा मैम इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ाने वाली हैं, उस पाठ का नाम है कृष्णा शोभती जी का मियां नसरुद्दीन। आज हम इस पाठ से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस कक्षा में बताने वाली हूं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक महत्वपूर्ण बात बताएं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो वो चीज आप हमसे जरूर पूछिएगा। तो चलिए फिर कक्षा की शुरुआत की जाए। सबसे पहले हम लोग इस पाठ में किसके बारे में जानेंगे? जो इस पाठ की लेखिका है। कौन है इस पाठ की लेखिका? हमारी कृष्णा शोभती जी। कहा जाता है इनके बारे में कि हिंदी साहित्य की एक कालजयी और बेबाक लेखिका थी ये। उन्हें मुख्य रूप से उनकी साहसिक रचनात्मक, स्त्री सशक्तिकरण और यथार्थवादी लेखन के लिए उन्हें जाना जाता है। साहित्य में उनके जो अद्वितीय योगदान था, उसके लिए उन्हें 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। संक्षिप्त परिचय अगर हम इनका जाने, तो हमारी जो कृष्णा शोभती जी थी, उनका जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में गुजरात, पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म होता है। निधन 25 जनवरी 2019 में इनका निधन हो जाता है। इनकी जो पहचान है वो एक उपन्यासकार, निबंधकार, इन सब के रूप में कथा साहित्य में इनका सम्मान है। आगे बात करें अगर हम इनके उपन्यास की, तो जिंदगी नामा सबसे इनका चर्चित उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण भी है, प्रश्न भी आता है कि भाई जिंदगी नामा किसकी रचना है, आप बताएंगे। कृष्णा शोभती जी का। मित्रों मर जानी, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी के अंधेरे से, दिलो दानिश ए लड़की, समय सरगम, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रह कौन सी है? बादलों के घेरे, ये इनका क्या है? कहानी संग्रह। संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है अपनी यादों के सहारे लिखी गई रचना। शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से किसी का वर्णन किया जाना, किसी का चित्र खींचना। संस्मरण और इनका शब्द चित्र था हम हंस मत। ठीक है, ये कृष्णा शोभती जी का है। प्रमुख सम्मान और पुरस्कार जो इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा के लिए मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान और कई राष्ट्र पुरस्कारों से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी जो लेखिका हैं कृष्णा शोभती जी, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। पाठ है मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन की बात करें तो सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा शोभती द्वारा रचित ये क्या है? एक उत्कृष्ट शब्द चित्र संस्मरण है। प्रश्न पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाए, मियां नसरुद्दीन किसकी रचना है? तो कृष्णा शोभती जी का। कृष्णा शोभती जी का मियां नसरुद्दीन क्या है? एक शब्द चित्र संस्मरण है, जो कि कहां से लिया गया है? यह उनकी प्रसिद्ध कृति, यह इनकी प्रसिद्ध रचना हम हसमत नामक संग्रह से क्या किया गया है? लिया गया है। इसमें क्या है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको किसका वर्णन मिलेगा? तो इसमें दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले के एक खानदानी नानबाई, रोटी बनाने वाले मियां नसरुद्दीन जी जो हैं, कि हमारे मियां नसरुद्दीन जी हैं, देख रहे हैं आप सभी। मियां नसरुद्दीन जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका स्वभाव था, जो उनका रोटी बनाने की जो कला थी ना, उसका सजीव चित्रण किया गया है। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा
कि हाँ भाई सब कुछ ऐसे ही रहा होगा, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब लेखिका की मियां नसरुद्दीन से मुलाकात होती है, कब होती है, क्या होता है कि एक दिन जो लेखिका है, जैसे अगर आज के समय में लेखिका होती ना, तो आज के समय के जो फूड ब्लॉगर थे ना, वो वही होती लेखिका, वही मतलब कि ठीक है जो कुछ अच्छा बना रहा है उसके बारे में क्या करती है, लोगों को बताती थी। एक दिन क्या होता है, लेखिका एक दोपहर दिल्ली के मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। एक साधारण सी, मतलब बहुत सिंपल सी अधेरी दुकान पर आटे का खूब सारा ढेर सन रहा था। वहां रुक गई कि भाई आटे का ढेर, उन्हें लगा सेवई वही बन रहा होगा यहाँ पे। लेकिन जब पूछी, पता की कि भाई बन क्या रहा है, तो पूछने पे पता चला उन्हें कि ये जो दुकान है ना, वो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन की है। अब मियां नसरुद्दीन की दुकान थी, वही और उत्सुकता हो गई उनको। ठीक है, तो मियां नसरुद्दीन कौन थे, खानदानी नान बाई थे, रोटी बनाने वाले। कितनी तरह की उन्हें रोटियां बनाना आता था, 56 किस्म की रोटियां बनाने आती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे मियां नसरुद्दीन जी के बारे में क्या क्या बातें हैं। अब जब लेखिका उस दुकान पे रुकती हैं तो सोचती हैं जब यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा अंदर चल के देख लेते हैं। जब लेखिका दुकान के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि 70 वर्ष के जो मियां नसरुद्दीन थे वो चारपाई पर बढ़िया बैठे हैं, बीड़ी का बढ़िया मजा ले रहे थे। उनके जो चेहरे पर एक गहरी परिपक्वता थी, उनका जो चेहरा था उस पर एक गहरी परिपक्वता दिख रही थी, आंखों में चालाकी दिख रही थी, वह भोलापन और माथे पर एक मजे हुए कारीगर के तेवर, मतलब जो कार्य करने वाले कारीगर होते हैं, जो अपने काम के प्रति तल्लीन रहने वाले लोग होते हैं, उनका जो एक तेवर था वो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अपने इसी खास और रोबीले अंदाज के कारण उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, मियां नसरुद्दीन को, तो मियां नसरुद्दीन को कहा जाता था नान बाई का मसीहा कहा जाता था। ठीक है, अब लेखिका जो है, लेखिका से रहा ही नहीं गया, देखती हैं भाई मियां नसरुद्दीन को देखी। जब लेखिका ने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा कि अब आ ही गए हैं तो भाई हम कुछ क्या कर लें, उनसे सवाल ही पूछ लेते हैं। जब सवाल पूछना चाहिए तो मियां नसरुद्दीन ने उन्हें कोई पत्रकार या अखबार नवीस समझा। बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई अखबार नवीस हैं। क्यों ऐसा उन्होंने पूछा, क्योंकि जो हमारे मियां नसरुद्दीन थे ना, वो मानते थे कि जो अखबार बनाने वाले हैं, ठीक है, और जो इसको पढ़ने वाले हैं, दोनों क्या होते हैं, निठल्ले होते हैं। दोनों लोगों के पास कोई काम धाम नहीं होता है। वो कहते थे कि उनके अनुसार असली जीवन कर्म करने में हो है, ना कि खोजबीन के खुराफतों में है कि उनके यहाँ क्या हुआ, तब कैसे हुआ, तब क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, इस सब में नहीं है। तो मियां नसरुद्दीन क्या है, अखबार वालों को, बनाने वाले और पढ़ने वाले को क्या समझते थे, निठल्ले समझते थे कि भाई उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। मियां नसरुद्दीन अब जब पूछते हैं कुछ सवाल, कह रहे नहीं बस हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आप बता दीजिए। मियां नसरुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ बताया उन्हें कि रोटी पकाने की ये जो कला है ना मैडम हमारे पास, ये कला हमारा खानदानी पेशा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम ये अभी बनाना शुरू किए हैं। ये जो आप देख रही हैं ना, ये जो कला आपको दिखाई दे रहा है, ये कला हमारा कैसा है, ये कला हमारा खानदानी पेशा है। और उन्होंने ये जो रोटी बनाने का हुनर सीखा है ना, वो किसी स्कूल या किताब से नहीं सीखा है, बल्कि अपने वालिद, अपने पिता मियां बरकत शाही नानबाई के यहाँ रहकर काम करते हुए सीखा है। मतलब वो कहते हैं ऐसा नहीं कि भाई हमारा खानदानी पेशा था, हमने उसको स्वीकार कर लिया और हम उसको शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। हमने इसको सीखा है, तब जाकर हम जो है नानबाइयों का मसीहा बन पाए। और किससे सीखा, अपने वालिद जो मियां बरकत शाही नानबाई थे, उनसे हमने सीखा। वो बताते हैं, वो उनको समझाना चाहें, देखिए मैडम
असली हुनर जो होता है ना, वो काम करने से आता है, सिर्फ नसीहतों या बात से नहीं आता है। अगर आपको असली हुनर सीखना है तो आपको क्या है, काम करना पड़ेगा। सिर्फ नसीहत देने से, हाँ ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो कर लीजिए, सिर्फ बात करने से कभी भी ये नहीं आता। वो उन्हें कहते हैं कि जैसे हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए पढ़ाई में अलिफ के बाद बे के बाद ते, ठीक है, सीखनी पड़ती है, वैसे ही जब काम में भी पहले बर्तन धोना सीखना पड़ेगा, भट्ठी सुलगाना सीखना पड़ेगा, आटा सानना सीखना पड़ेगा। ऐसे पहले क्या है, छोटे छोटे कार्य सीखने पड़ते हैं, फिर हम छोटे छोटे कार्यों को सीख कर ही हम आगे के कार्य को क्या है, कर पाते हैं। अच्छा भाई ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है। अब जो है बातचीत कर रहे थे, वो सारी चीजें अपने बारे में बता रहे थे मियां नसरुद्दीन। बातचीत के दौरान जो मियां नसरुद्दीन थे वो अपने पूर्वजों की कला का खूब बखान करने, अरे हम आपको क्या ही बताएं मैडम, हमारे जो पूर्वज थे ना वो ऐसे वैसे थोड़ी ना थे। हमारे जो पूर्वज थे वो तो भैया बादशाह के दरबार में भी काम किया करते थे, ठीक है। मतलब एक बार हम आपको बताएं, एक बार हमारे बादशाह ने कहा कि मियां कुछ ऐसा बनाइए जो कि ना आग में पड़े ना पानी से बने। तो पूछे क्या वो बना दिए? और क्या वो बना दिए। मतलब जो खानदानी नान भाई होते हैं ना, वो कहीं पे भी रोटी बना सकते हैं, कहीं पे भी, वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। अच्छा भाई ठीक है, सब कुछ वो सुनती रही। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक चीज बताइए, कि उन्होंने जब ये कहा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बादशाह के यहाँ काम करते थे, तब लेखिका ने कहा अच्छा उस बादशाह का नाम बता दीजिए। ठीक है, नाम पूछा तो वो सही नाम वो बेचारे बता ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। वो तो अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे थे, बस चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको टाल ही रहे थे। ठीक है, टाल ही रहे थे। तो फिर वो चिढ़ जाते हैं, अरे भाई क्यों आपको नाम जानना है, कोई उनको चिट्ठी पाती भेजना है क्या? तो चिढ़कर बोले अरे वही दिल्ली के बादशाह सलामत ही थे। अब जो है अच्छा ठीक है, अब जानी कि अब मामला गड़बड़ हो गया, तो वो और कुछ नहीं पूछना, क्योंकि देखती हैं कि अब ये गुस्से में आने लगे। पाठ के अंत में आप देखेंगे कि मियां नसरुद्दीन के भीतर छिपी एक गहरी टीस और उदासी सामने आती है। मतलब बातचीत तो सब कुछ पूछते हैं, फिर क्या कैसे, फिर अंत में देखा जाता है उनके अंदर की जो गहरी टीश है, जो उनके अंदर की उदासी है, वो सामने आती है। वो अपने कारीगर जैसे बब्बन मियां को याद करते हुए अफसोस जताते हैं कि अब तो ना तो पहले जैसे कदरदान गुणों को पहचानने वाले रहे और ना ही वैसा शौक रहने वाले लोग रहे। मतलब जो बात पहले थी, ठीक है नान भाइयों, वो अब बात नहीं रह गई है, क्योंकि अब लोग जो है ही नहीं, उसके कदरदान लोग हैं ही नहीं, वैसा शौक रहने वाले लोग हैं ही नहीं। अब तो आज के समय में लोग कैसे, बस लोग सिर्फ पेट भरने के लिए जो फटाफट तंदूरी रोटी बन जाती है ना, उसको पसंद करते हैं। बारीक और नाजुक रोटियां, तो जैसे तुनकी के बारे में बताते हैं कि तुनकी रोटी ऐसी रोटी होती है जो कि पापड़ से भी महीन होती है। कहते हैं किसी दिन हम आपको खिलाएंगे। वो बताते हैं कि अब वो बात ही नहीं, जैसे तुनकी बागरसील, इस कला को समझने वाले अब क्या है, अब रहे ही नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई इसका कोई कदरदान ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो बब्बन मियां के बारे में बीच में पूछे, बब्बन मियां तो कहते हैं बब्बन मियां को हम मजूरी देते हैं, वो भी हमारे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होता है, वो ये जानना चाहती हैं कि ताकि वो क्या कर सके, लोगों को मियां नसरुद्दीन के जो नान भाइयों के मसीहा है उनके बारे में क्या कर सके, लोगों को बता सके। तो ये हमारे पाठ से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको मैं आपको थोड़े में समझाने का प्रयास की हूं। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की तरफ जो इस पाठ में आए हैं। जैसे मियां नसरुद्दीन को क्या कहा गया, तो मियां नसरुद्दीन को क्या कहा जाता था, नान भाइयों का मसीहा कहा जाता था। यही तो कहा जाता था। कहा गया है कि मियां नसरुद्दीन को उनके अद्भुत हुनर, आत्मविश्वास और रोटियां बनाने की कला के प्रति समर्पण के कारण पाठ में उन्हें क्या कहा जाता था, नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। अगला है मियां नसरुद्दीन को अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को क्या समझते थे।
तो जो मियां नसरुद्दीन जो थे, वो जो अखबार बनाते थे या जो अखबार पढ़ते थे, उन्हें क्या समझते थे? निठल्ला समझते थे। ठीक है, तीसरा जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर। तो मियां नसरुद्दीन के अनुसार जो लोग अखबार छापते हैं या जो लोग उसे पढ़ते हैं, दोनों ही अपना क्या करते हैं? समय बर्बाद करते हैं। उनके पास कामकाजी लोगों की तरह कोई वास्तविक हुनर या काम नहीं होता है, इसीलिए उनको क्या मानते थे? कि वो लोग निठल्ले होते हैं। आगे प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन ने रोटियां बनाने का हुनर किससे सीखा था? अपने वालिद से? किससे सीखा था भाई? उन्होंने जो रोटियां बनाने का हुनर सीखा था, वो अपने वालिद जी, अपने पिताजी से उन्होंने क्या किया था? सीखा था। पहला विकल्प सही होता। तो ये उनका खानदानी पेशा था। उन्होंने भट्टी सुलगाना, आटा सानना, रोटियां बनाना अपने वालिद मियां बरकत शाही नानबाई से क्या किए थे? ये सारी चीजें उन्होंने सीखा हुआ था। ठीक है, आगे है, मियां नसरुद्दीन को कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो मियां नसरुद्दीन जो रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए वो क्या थे? मशहूर थे। तो यहां पे मियां नसरुद्दीन खानदानी नानबाई थे, उन्हें 56 तरह की अलग अलग रोटियां बनानी आती थी, जैसे बाकर खानी, सीर माला, ताप तान, तुनकी, ये सब बनाने में उन्हें क्या थी? महारत हासिल थी। लेकिन पाठ के अंत में वो इस बात का जो है दुख प्रकट करते हैं कि अब लोगों में वो बात नहीं रही, अब लोगों में वो शौक नहीं रह गया है जो पहले लोगों में शौक था। मियां नसरुद्दीन की दुकान दिल्ली के किस मोहल्ले में स्थित थी? तो मियां नसरुद्दीन का जो दुकान स्थित था, वो गढ़िया मोहल्ले के मटिया महल में क्या थी? स्थित थी। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। तो लेखिका जब दिल्ली के जामा मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तो वो मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में मियां नसरुद्दीन के पुरानी दुकान पर पहुंची थी। आगे देखिए, अब इससे कुछ प्रश्न उत्तर, जो कि सबसे 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 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रही हूं। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया क्योंकि वो मसीहाई अंदाज में रोटियां पकाने की कला का वो बखान करते थे। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जो खानदान था वो वर्षों से इस काम में लगा हुआ था। वे रोटी बनाने को कला मानते थे और स्वयं को उस्ताद, वो कहते थे कि ये क्या है? ये कला होता है और इसे हमें क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा था। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते थे, वे नया कुछ नहीं कर पाते थे। उनका मानना था कि काम करने से आता है, नसीहत देने से काम नहीं आता है। अगला है, मियां नसरुद्दीन के पास जाने के पीछे लेखिका का क्या उद्देश्य था? वो क्यों गई थी मियां नसरुद्दीन के पास? तो मियां नसरुद्दीन के पास लेखिका का जाने का उद्देश्य ये था कि वो एक जाने माने जो नानबाई थे, जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, वह अपने पेशे को अपनी कला मानते थे। लेखिका रोटियां बनाने की कला के बारे में मियां नसरुद्दीन से जानकारी प्राप्त करना चाहती थी और लोगों को उनकी कला के बारे में क्या करना चाहती थी? बताना चाहती थी। इसीलिए वो मियां नसरुद्दीन के पास जानकारी लेने गई थी। आगे है, स्वयं को खानदानी तथा श्रेष्ठ नानबाई साबित करने के लिए मियां नसरुद्दीन ने उन्हें कौन कौन से किस्से सुनाए? भाई वो स्वयं को एक खानदानी नानबाई साबित करना चाहते हैं, उनको कई सारे उदाहरण देते हैं ना। तो स्वयं को संसार के बहुत से नानबाइयों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए मियां ने फरमाया कि हमारे बुजुर्ग जो थे बादशाह सलामत के बावर्ची खाने में काम किया करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन हमारे बुजुर्गों ने बादशाह सलामत के यहाँ मियां नानबाई की कोई नई चीज खिला दो जो ना आग में पके ना पानी से बने। बस हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या किए? वो उस खास चीज को बना दिए। बादशाह ने खाई, खूब सराई। लेखिका ने जब उस चीज का नाम पूछा तो बोले वो हम नहीं बताएंगे। मानो महज एक किस्सा था, पर मियां से जीत पाना क्या था? बहुत मुश्किल काम था। लेखिका उनसे आगे का सवाल नहीं पूछ सकती थी। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न थे जो कि इस पाठ से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखो, अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो ये पाठ था हम लोग थोड़े में ही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, यानी आप जो है थोड़ी ही चीजों में सब कुछ जानिए। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई ऐसा बिंदु होता है जो आपको नहीं समझ में आता है या जिसको लेकर थोड़ी भी परेशानी होती है, तो आप वो चीज जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें
थैंक यू सो मच बच्चा लोग मेरे, धन्यवाद।